हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम लोग घटना चक्र करवा रहे हैं, घटना चक्र का पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जो कि पैरेलल हम पढ़ा रहे हैं। एक दिन सर पढ़ा रहे हैं, एक दिन हम, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जैसा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी तैयारी को मजबूत करिए। यूपीपीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है और आरओ का एग्जाम है, और इसके लिए घटना चक्र रामबाण है। तो इसको बिना पढ़े तो भाई कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि लोग आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30-35 के नियर अबाउट क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे ज्यादा भी आते हैं, 40 तक हो जाता है। इसलिए इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए आज हम चालू करते हैं राष्ट्रपति। तो कौन कौन राष्ट्रपति बनना चाहता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी हो प्राइम प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी बनना चाहते हैं आप। खैर मेरे मन में तो है मैं राष्ट्रपति बनूं। खैर आपके मन में हो तो आप भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है ना। और अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मतलब ठीक है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव मनोनीत विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 क्लॉज 3 में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत या गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आ रहे हैं और 35 वर्ष की उम्र हो चुकी हो उसकी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बताई जा रही है। और राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के उम्मीदवार कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपए जमा करनी होती है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि तारीख 5 वर्ष, मतलब जिस पद ग्रहण से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान का 57 मतलब अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन में जनसंख्या से लगभग मतलब तात्पर्य है वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक के निर्धारित किया गया है। 59 के अनुसार संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन को कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ का भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। तो 56 ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। 61 क्लॉज 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निष्ठ न हो जो कम से कम 14 दिनों की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें अनुच्छेद हैं जो कि क्वेश्चन में भी कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। कथन कारण है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये तो सही है, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है। क्यों? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है। दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, इसलिए भिन्न है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। ऊपर में से कौन सा सही है? ए सही है, आर गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा होती है। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।
इसलिए पद आर गलत है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का निम्नलिखित में निहित है। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, तो वो है राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो वह अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में। भारत संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति में। कथन कारण है संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो ये कथन कारण सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ये सही, आर गलत है, स्वतंत्र नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का सेवानिवृत्त नहीं होता, नेतृत्व नहीं होता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह होती है राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? वह अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है। तो कथन कारण सही है और कारण कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सभी होते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया है वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं है, बाकी ये सब है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सभी नहीं, केवल निर्वाचित, पहला गलत। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये हो सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यपाल उपराज्यपाल, तो ये सब नहीं होंगे क्योंकि अपर हाउस लोअर हाउस का भी हो सकता है। एक थिंग सही हो सकते हैं जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो भारत लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद द्वारा, संसद में विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। तो ये तो कोई ऑप्शन सही सा है नहीं। इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन बताएं इसमें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वो अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को चुनाव को इसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, अन्य सभी विकल्प सही है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचन द्वारा, 20 निर्वाचन, 5 निर्वाचन मंडल, 15 निर्वाचन मंडल द्वारा।
तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना चाहिए। साथ ही साथ 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए। 1997 के पूर्व प्रस्तावकों का अनुमोदन 10 था। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या होता है? राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। तो ये गलत है, ये होगा एक निर्वाचित सदस्य मत के मूल्य होते हैं सभी निर्वाचित विधानसभाओं के। इसमें राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की मतों का कुल मान और निर्वाचन सदस्यों की संख्या, संसद सदस्यों, तो ये होगा बी, दूसरा सत्य है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के मूल्य से अधिक होता है। ऐसा नहीं, सबके बराबर होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का मतलब विधान परिषद का सदस्य हो, तो वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुणकों के बराबर होता है। वर्तमान में स्थिति जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो है 1971 की। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं, बाकी 35 साल पूरा हो गया हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो तो कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है जन्मा नागरिक हो, बाकी ये 35 उम्र पूरी कर ली, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो दूसरा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान स्थापित कर राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। यदि दिए गए विकल्प निकटतम उत्तर सी है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो चाहे जितनी बार भी लड़ सकता है चुनाव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? तो वह है अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। 56(1) क्लॉज 1 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। और भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह 61 में है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधित है? तो 61 है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो वह है संसद के दोनों सदनों को। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो वह है 14 दिन की। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वह है राज्य की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। और नेक्स्ट है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न की किस कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए? तो वह रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर।
भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह 6 माह है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह तक। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की किसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद पर कार्यभार कौन कर संभालेगा? तो वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि किसी समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? सेम क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु खाली हो तो वही सेम क्वेश्चन है, भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है। तो इसमें जो है दोनों कथन गलत है और इसका तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। दोनों कथन गलत है क्योंकि 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत में निहित होगी। 163 एक के तहत राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से मुक्त प्राप्त है और 361 क्लॉज 2 के अनुसार कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंड नहीं चला जा सकता, परंतु 361 क्लॉज 4 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने पर दीवानी मुकदमा संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें कार्यालय में देनी होगी। 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है, मतलब 2 महीने पहले उनको सूचना दे के मतलब केस चलाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर बंद मतलब कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। 118 क्लॉज 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति का आशय। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय है। भारत के राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह दोनों सदनों में के चर्चा में भाग लेते हैं, ये सही नहीं है। तो कथन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बना सकता। तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति इसमें अपनी सहमति देते हैं तब वो विधेयक बन जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? तो भारत डाकघर विधेयक था। पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो सहमत पर रोक का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो की स्वेच्छा से किया जाने वाला माना जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी मतलब पॉकेट वीटो कहा जाता है? तो कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो है 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकता है, धन विधेयक के अतिरिक्त। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से उसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? तो स्वविवेक शक्तियां कौन सी हैं?
तो वह विधेयक पर आपत्तियों को सहमति सहित वापस भेज देना और विधेयक को रोक कर रखना और है संसद को संदेश भेजना, ये है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो वो विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना है, इस सांसद का सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, संसद बैठक स्थगित करना। तो अध्यादेश जो करना है विधायी शक्ति है उनकी। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं? तो वह है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना। तो ये हो जाएगा किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस लौटाना, तो ये है। और मंत्रियों के सदस्यों की नियुक्ति ये नहीं है। राज्य द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति ये भी नहीं है। किसी विधेयक को रोक कर रखना ये है उनकी शक्ति। और अगला है किसी विषय पर संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो 123। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वह 6 सप्ताह तक। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वो वित्त आयोग की और संघ राज्य क्षेत्र की मुखिया की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यह भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, एक राज्य का राज्यपाल, तो सबकी करते हैं। तो 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को, 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की और 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति। निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है 160 के तहत। 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किस चीज का? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। एक अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को इस अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। और राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित है? राष्ट्रपति की क्षमा प्राप्त करने की शक्ति की क्या सम्मिलित है? क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, निरंतरता। तो उसमें सम्मिलित क्या है? तो उसमें सम्मिलित है ये रोक लगाना और निरंतरता, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये सब है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, ये नहीं है। औपचारिक, रिस्ट्रिक्टर और विधिक, ये है। राजनीतिक और नाममात्र, और संवैधानिक और नाममात्र, ये है ऑप्शन 2, 4, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? पहला, वो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये गलत है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो ऑप्शन हो गया सी। संघ वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें नियंत्रण पर एक लेखा
परीक्षक। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो ये वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संसद के संसद के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो वह बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वह बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वह राजेंद्र प्रसाद बने थे। 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे श्री वीवी गिर थे। तो भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन के बाद छठे हैं। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, वह थे ए संजीव रेड्डी। 1977 से 82 में थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है फरुखुद्दीन अली अहमद, ये कब थे? 1974 से 77 के बीच। और एन संजीव रेड्डी वह 1977 से 82 के बीच थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 और वीवी गिरी 69 से 74। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने के से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो वह थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सोचिए आप। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो वह नीलम संजीव रेड्डी। तो निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वह डॉक्टर राधा कृष्णन 1962 से 67 में थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो वीवी गिरी का। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी 1969 से 74 में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे। वह 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? तो सबको ही पता होगा ना, एपीजे कलाम जी को। 2002 से 7 तक थे ये 11वें राष्ट्रपति। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस ए हिदायतुल्ला। जस्टिस ए हिदायतुल्ला ने 1969 से मतलब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है निम्न से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये सभी राष्ट्रपति हैं और ये पीएम थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम पे हैं? तो 12वें क्रम पे। ठीक है। नेक्स्ट है ये कब से कब तक थी? 2007 से थे 2012 तक। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो वह कौन थी? वह तो इनमें से कोई नहीं। तो 2022 में संपन्न हुए 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। इस चुनाव विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू को 15वीं राष्ट्रपति बनी है, जबकि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 17वां है। उल्लेखनीय है कि प्रश्न में 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव वस्तुतः 16वां मतलब राष्ट्रपति चुनाव था। 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थी। इस स्थिति में प्रश्न ई होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वो थे वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य कि 1969 की राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी की घोषित उम्मीदवार थी। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई, जिनमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस द्वारा। फिर है अब करेंगे हम उपराष्ट्रपति।
तो भारत में देखिए राष्ट्रपति को कंपेयर करते हुए उपराष्ट्रपति पढ़िए, बहुत जल्दी याद होगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अधिकारित क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। जिस अवधि के दौरान राष्ट्रपति का अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जैसे राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो वहां पर उपराष्ट्रपति अगर है तो अपनी सभापति का कार्य नहीं करेंगे। तथा अनुच्छेद 97 के अनुसार सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो वहां पर क्या थे, निर्वाचित सदस्य थे, मनोनीत नहीं थे, लेकिन यहाँ पर दोनों सदनों के विधान मतलब लोअर एंड अपर हाउस के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी होंगे। तो अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकंबड़ी मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 क्लॉज 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता नागरिक को 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन 2018 की बात है दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के वेतन नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जिसे लोकसभा सहमत हो। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 59 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो पहले राष्ट्रपति हैं भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक थे और फिर जाकिर हुसैन थे 62 से 67 तक, वीबी गिरी थे 67 से 69 तक, गोपाल स्वरूप पाठक थे 69 से 74 तक, बीडी जस्ती थे 74 से 79 तक, एम हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति बने थे 1979-84 तक, आर वेंकट रमण जो 84 से 87 तक, तो शंकर दयाल शर्मा जो थे वो थे 87 से 92 में, के आर नारायण थे 92-97 में, डॉक्टर के राम कृष्णकांत जो थे 97 से 2002 थे, और भैरव सिंह शेखावत जो 2002 से 7 तक थे, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17 तक थे, एम वकैया नायडू 17 से 22 तक थे और जगदीप धनखड़ जो 22 से अब तक हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। और भारत के उपराष्ट्रपति को चुनाव किस तरह होता है, तो वह होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य ये नहीं है, ये हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट है 2022 के भारत के 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य थे, तो 788 थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचार कीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये तो सही है, लेकिन विधायक राज्यों के नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। दूसरा है कथन कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, और कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें कथन कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। राज्यसभा का सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं।
नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 होना सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये तो गलत है। तो ये तो निर्वाचन सदस्य दोनों मतलब 66 अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कौन सा सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, सही है। किसी राज्य विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, नहीं। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, तो ये तो गलत है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये सत्य है। तो पहला चौथा सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, और इस कथन पहला गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सदस्य सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2, 3 सत्य है, तभी तो मैं बोलूँ 2, 3 सत्य है, बी सही है। ये तो दिया है, क्योंकि ये तो सही है भाई, सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग। भारत का उपराष्ट्रपति है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है के पास पद के समस्त कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे सभी के सभी सत्य। अगला है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसमें सही हो जाएगा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, और यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो ये दूसरा तीसरा सही है। ठीक है। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के द्वारा। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। अगला, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा के द्वारा। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से एक सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे, तो वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन वीवी गिरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने, नीलम संजीव रेड्डी ने और शंकर दयाल शर्मा ने। तो इसमें जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और शंकर दयाल शर्मा, तो 1-4 सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 के मध्य उपराष्ट्रपति रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद तथा नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मिलित है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, गलत है। अगला है, तो बहुत सारे थे। जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। और मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो उनका था 12वां। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्तिगत अनुसार 12वां क्रमांक था। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 14वां है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।